स्वाति का सीक्रेट प्लेस, दिल्ली का किला। अनिका स्वाति के पास जाती है और कहती है, ये कार। इतना कहकर वो हैरान होते हुए चुप हो जाती है। स्वाति अपनी जगह से खड़ी होते हुए इस बात को पूरा करती है, हाँ, ये कार एक रियल कार है, खास तुम्हारे लिए है। मुझे पता था कि फिर दोबारा कभी न कभी ऐसा वक्त आ ही जाएगा जब तुम्हें मेरे पास से सीक्रेटली दूर जाना होगा। दुश्मनों के लिए दिल्ली जैसे शहर में उन कदमों के निशान ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है जो तुमसे होकर मुझ तक आएंगे। दरअसल ये एक ऐसी कार थी जिसे जमीन से 20 फीट से लेकर 1 किलोमीटर की ऊंचाई तक बड़ी ही आसानी से उड़ाया जा सकता था। इससे भी ज्यादा खास बात ये थी कि ये इनविजिबल थी, इसे देख पाना संभव नहीं था। इसकी संरचना इस प्रकार से की गई थी कि गाड़ी के लेफ्ट में घटने वाली घटनाएं अथवा उस ओर चलते हुए दृश्य कार के राइट साइड पर दिखाई देते थे। बिल्कुल इसी तरह दाईं ओर की घटनाएं बाईं तरफ दिखाई देती थीं। इसी प्रकार की व्यवस्था आगे और पीछे की ओर भी की गई थी, जिससे कि ये भ्रम उत्पन्न होता था कि आंखों के सामने कुछ भी नहीं है जब ये गाड़ी सड़क पर दौड़ रही हो। तब इसी गाड़ी के एक्स्ट्रा फीचर्स में इस तरह की व्यवस्था की गई थी कि इस गाड़ी के अंदर मौजूद एक डिवाइस पर जो भी नंबर लिखा जाता वो गाड़ी की नंबर प्लेट पर दिखाई देता। मतलब कि अनिका इस पर अपनी ही गाड़ी का नंबर इस्तेमाल कर सकती थी और कोई अन्य नंबर भी। इसके अलावा इस गाड़ी की अपनी एक आकृति होने के बावजूद इसके बाहर की ओर की गई व्यवस्था द्वारा किसी भी ब्रांड की कोई भी गाड़ी होने का फ्यूजन क्रिएट किया जा सकता था। विशेष बात ये थी कि बुलेट प्रूफ होने के साथ साथ इसमें सभी तरह के आधुनिक हथियारों की भी व्यवस्था की गई थी। स्वाति अनिका के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, तुम्हें जहां पर भी ऐसा लगे कि ये एक सुनसान जगह है, तुम वहां से अपनी कार के साथ विजिबल हो सकती हो और अगर चाहो तो भीड़ में इनविजिबल होकर चलते हुए किसी भी जगह पर खुद को विजिबल कर सकती हो। ये तुम्हारी अपनी जरूरत और समझदारी पर डिपेंड करता है। इसके बाद 2 पल खामोशी रहती है। उसके बाद स्वाति कहती है, अगर तुम इस कार के सारे फंक्शन देख चुकी हो तो मुझे लगता है कि तुम्हें अब यहाँ से जाना चाहिए, इससे पहले कि मारवा हाउस में लोगों की नींद टूटे और यहाँ पर रोहित को होश आ जाए। तुम्हें उसे लेकर चलना चाहिए। यह सुनकर अनिका स्वाति के गले लग जाती है और एक बार फिर से कहती है, थैंक यू सो मच मम्मी। स्वाति पलटकर अनिका को अपनी बाहों में भर लेती है और उसके बाद उसके चेहरे पर हाथ रखकर मुस्कुराती है। फिर उसके कंधे को थपथपाते हुए कहती है, माय ब्रेव गर्ल। फिर उसे आगे बढ़ने के लिए इशारा करती है। ये गाड़ी इतनी बड़ी थी जिसमें रोहित जैसी अच्छी लंबाई होने के बावजूद वो बड़े ही आराम से इसमें लेटा हुआ था। इधर इससे पहले कि सुबह की रोशनी धरती पर चारों ओर फैल जाती, अनिका, रोहित, चिराग मेहता और मारवा सिक्योरिटी के साथ मारवा हाउस लौट आती है। मारवा हाउस पहुंचने के बाद बड़ी ही सावधानी से रोहित की सिक्योरिटी उसे बिना किसी की नजर में आए उसके रूम तक पहुंचा देती है। दमयंती देवी का किला। आज की पूरी रात दमयंती देवी ने जागते हुए गुजार दी थी। इस वक्त वो बेहद गुस्से में थी, लेकिन किसी तरह अपने गुस्से पर काबू करने की कोशिश कर रही थी। उसने अपने हाथ की दोनों मुट्ठियों को कसकर बंद किया हुआ था और एक स्विंग चेयर पर बैठी हुई दिखाई दे रही थी। उसने अपनी गर्दन को चेयर की बैकरेस्ट पर रखकर चेहरे को आसमान की ओर किया हुआ था। जब दमयंती देवी जगी हुई थी तो भला रुद्रमा देवी को नींद कैसे आती। रुद्रमा देवी उसके पास जाकर चुपचाप खड़ी हो जाती है। इसके बाद भी दमयंती देवी खामोश रहती है। कुछ देर बाद रुद्रमा देवी आसपास मौजूद लोगों को हाथ से दूर जाने का इशारा करती है। सभी के कुछ कदम दूर चले जाने के बाद वह दमयंती देवी से कहती है, क्या कुछ बोलोगी नहीं? इस तरह अपने गुस्से को कब तक दबाओगी? दमयंती देवी बिना रुद्रमा देवी की तरफ देखे जवाब देती है, मैं नहीं चाहती कि मेरे अपने ही लोग मेरे गुस्से का शिकार बने, इसलिए मेरा चुप रहना ही अच्छा होगा। रुद्रमा देवी कहती है, अपने गुस्से को पीकर खत्म करने की जगह उसे अपनी ताकत बनाओ। तुम आगे जो भी कुछ करना चाहती हो उसके लिए रास्ते बनाओ। जिस गति से अनिका बढ़ रही है तुम्हें भी तीव्रता दिखानी होगी। फिर कुछ सोचने के बाद वो कहती है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि इतनी अच्छी योजना के बाद भी कुछ भी हमारे हाथ क्यों नहीं आया। अब दमयंती देवी सीधी बैठ जाती है और बड़ी ही गंभीरता से क्रोध भरी आवाज में कहती है, इसलिए, सिर्फ इसलिए मुझे इस वक्त सभी को खत्म कर देने का मन कर रहा है। इतनी अच्छी योजना होने के बाद भी ये लोग न श्वेता को नुकसान पहुंचा सके और न ही उस अनिका का कुछ कर सके। इसके बाद वो पूरे दृश्य की अपनी आंखों के सामने कल्पना करके अपने हाथों को हिलाते हुए कहने लगी, हमारी योजना के अनुसार सब कुछ सटीक तरीके से हुआ, जैसा कि हम चाहते थे। बिल्कुल वैसे ही श्वेता पर अटैक की जानकारी अनिका ने खुद ब खुद निकाल ली। उसके बाद वो मौका वारदात पर पहुंच भी गई। उसने श्वेता को मुसीबत से निकाल भी लिया और खुद हमारा शिकार बनने के लिए खड़ी भी हो गई। लेकिन जब खुद अनिका के मुसीबत में पड़ने की बारी आई तो न जाने कहां से वो रोहित बीच में आ गया। किंतु इससे हमारी योजना पर कुछ विशेष अंतर नहीं पड़ा और यहाँ तक भी सब ठीक रहा। सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार चल रहा था। हाँ, ये सब हमारी योजना से थोड़ा दाएं बाएं था, लेकिन फिर भी हमारी जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त था। फिर रुद्रमा देवी की आंखों में देखते हुए आगे कहती है, अगर अनिका उस रोहित का इलाज करती तो बिल्कुल साफ था कि अनिका को सब कुछ याद है
और हम उसके किसी भी अपने को मोहरा बना सकते हैं। किसी दूसरे अपने को ही क्यों, बल्कि उस रोहित को बचाने के लिए ही उस अनिका को हमारी शर्त माननी ही पड़ती, क्योंकि उस विष की काट इस वक्त उस अनिका के पास नहीं हो सकती थी। फिर पलटकर दूसरी तरफ देखते हुए कुछ सोचकर आगे कहती है, इसी कहानी को अगर दूसरे तरीके से देखें, जो हमारी योजना के तहत आता था, तो अगर रोहित की जगह अनिका खुद घायल हो जाती तो उसे बचाने के लिए उसकी माँ जरूर सामने आती, लेकिन रोहित के घायल होने से इस घटना पर कोई अंतर नहीं पड़ा। इस बार भी यही हुआ। रोहित के घायल होने पर वो अदृश्य शक्ति सामने आई, लेकिन बदकिस्मती देखो कि इतनी गहरी योजना के होने के बाद भी कोई उसे देख नहीं पाया। अब दमयंती देवी चिल्लाते हुए कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है कि आंखों के सामने होने के बाद भी वो किसी को दिखाई नहीं दी। हमारी इतनी अच्छी योजना होने के बाद भी ये घटना कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं हुई। हर रिकॉर्डिंग से पूरे 10 मिनट गायब हैं और इसी समय अंतराल में रोहित और अनिका भी गायब हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है? इस धरती पर कोई तो ऐसा होगा जिसने उन्हें देखा होगा। हम उसके इतनी पास होकर भी उसे पकड़ना तो दूर उसे छू भी नहीं सके। अब खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए दमयंती देवी वापस अपनी कुर्सी पर बैठकर बेचैनी से आगे पीछे हिलते हुए अपने दांतों को भींचकर कहती है, छूते तो तब जब उसे देख पाते। उसकी दशा दिशा किसी चीज के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। आज फिर हमारी सिपाहियों के कई जत्थे खत्म हो गए, लेकिन हाथ कुछ नहीं आया। दमयंती देवी अपने ही गुस्से की तपिश में झुलस रही थी। उसकी बेचैनी उसके शरीर पर दिखाई दे रही थी। अब रुद्रमा देवी उसके करीब जाती हैं और उसके कंधे पर हाथ रखती हैं, फिर उसकी बाजू को सहलाने लगती हैं। कुछ पलों के बाद दमयंती देवी को हौसला देते हुए कहती हैं, जो होना था वो हो गया। इसके आगे जो भी सोचा है उस ओर बढ़ो। अभी रोहित घायल है। इस स्थिति में अनिका उसे ज्यादा देर के लिए अकेला नहीं छोड़ेगी। मौके का फायदा उठाओ। हार तब नहीं होती जब सामने वाला जीत जाता है। हार तब होती है जब हम उसे स्वीकार करके लड़ना बंद कर देते हैं। एक बार फिर से उठो और अपना दांव खेलो। कोई दांव तो सही बैठेगा, बस वही सही अवसर होगा जिसकी हमें तलाश है। अब दमयंती देवी रुद्रमा देवी की आंखों में देखते हुए कहती है, मेरी एक बात का सच सच जवाब दोगी? रुद्रमा देवी कहती हैं, हाँ पूछो। दमयंती देवी पूछती है, अगर इस वक्त मौत मेरे सामने आकर खड़ी हो जाए तो तुम क्या करोगी? ये सुनकर रुद्रमा देवी को बेचैनी का एहसास होता है। पसीने की बूंदें उसके माथे पर झलक आती हैं। वो दमयंती देवी का हाथ पकड़कर उसके पास बैठ जाती है और पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती है, मैं उसका सामना करूंगी पर उसे जीतने नहीं दूंगी, उसे कभी सफल नहीं होने दूंगी। दमयंती देवी आगे कहती है, अगर वो तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर हुई और तुम्हारी क्षमता उसके सामने न के बराबर हुई तब क्या करोगी? रुद्रमा देवी जवाब देती है, ये कोई पूछने की बात है? तुमसे पहले उसे मैं अपने गले लगाऊंगी। मैं तो क्या, इस दुनिया की कोई भी औरत ये कल्पना नहीं कर सकती जो तुम कह रही हो। अब दमयंती देवी शातिर मुस्कान के साथ कहती है, मतलब तुम्हारे लिए भी खुद से ज्यादा अगर कुछ जरूरी है तो वो मैं हूँ, और उसकी वजह मेरा दमयंती देवी होना नहीं है। रुद्रमा देवी बिना कुछ कहे सिर्फ हल्के हल्के से अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। अब दमयंती देवी कहती है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। जिनके लिए सबसे ज्यादा मेरी जिंदगी जरूरी है, मेरे लिए वही सबसे जरूरी है। ऐसा कहकर वो अपने हाथ से दूर खड़ी अपनी स्त्री सिपाहियों को इशारा करती है। दमयंती देवी का इशारा पाते ही 2 औरतें दौड़ते हुए उसके पास आ जाती हैं। दमयंती देवी उनसे कहती है, जाओ जाकर टीम को सूचना दो कि मेरा एक जरूरी मैसेज अनिका तक पहुंचाना है। ये आदेश मिलते ही उनमें से एक स्त्री जवाब देती है, जी माँ साहब। ऐसा कहकर वो दोनों पीछे की तरफ 2 कदम चलने के बाद मुड़ जाती हैं और फिर दौड़ते हुए वहां से चली जाती हैं। यह स्पष्ट था कि अगर कोई खुफिया संदेश है और दमयंती देवी ने अपनी जगह से उठना जरूरी नहीं समझा है तो टीम की किसी सिपाही को खुद चलकर दमयंती देवी से वो मैसेज लेने के लिए यहाँ तक आना था। लाइफ केयर हॉस्पिटल। इस वक्त राजश्री के लिए खड़े रहना काफी मुश्किल था, लेकिन उसके दिमाग में इतनी उथल पुथल मची थी कि सब्र करना उससे भी ज्यादा मुश्किल हो गया था। बार बार उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर उसका दिमाग उसे कहता है कि ये सिर्फ उसकी गलतफहमी है, और राजश्री खुद से कहती है कि गलतफहमी दूर कर लेना बेहतर होता है। मैं एक डॉक्टर हूँ और बिना फैक्ट के मेरे दिमाग में ऐसे ही कोई बात नहीं आ सकती, और अगर कोई बात आ ही गई है तो उसके लिए मुझे प्रूफ के आधार पर डिसीजन लेना होगा। जो भी हो जाए, जब तक मैं खुद सब कुछ पता करके तसल्ली नहीं कर लेती हूँ तब तक इस मैटर को नहीं छोड़ने वाली। राजश्री के कहे अनुसार प्रीति ने मारवा हाउस पहुंचते ही सबसे पहले कुछ ब्लड सैंपल राजश्री के लिए भिजवा दिए थे। यहाँ अस्पताल में सबसे पहले राजश्री अपने लिए बैठकर काम करने का इंतजाम करती है और उसके बाद अपने काम में लग जाती है। वह अपनी असिस्टेंट को अपने साथ इस जरूरी काम में लगा लेती है। उसकी असिस्टेंट के लिए ये जानना बिल्कुल भी जरूरी नहीं था कि राजश्री जो कुछ भी कर रही है वो क्या है और क्यों है, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी कि उसके जानने लायक जो भी बात होगी वो राजश्री उसे खुद बता देगी, और अगर कुछ जानने लायक नहीं है तो चुपचाप जितना कहा जाए उतना करना ही उसका काम है। बिना इस पर ध्यान दिए कि पिछले कई घंटे से वो अच्छी नींद नहीं ले पाई है,
राजश्री अपने काम पर लग जाती है। अब अगर वो किसी बात का ध्यान रखती है तो सिर्फ अपनी दवाइयाँ और खाने का, इसके अलावा बीच बीच में थोड़ी देर सोने या लेट जाने का। इसके अतिरिक्त वो किसी के लिए भी वक्त की गुंजाइश नहीं रखती। अगली सुबह मारवा हाउस। रोहित मारवा को लगने वाली गोली सामान्य नहीं थी, वो विषाक्त थी। शरीर में जहर फैलने की वजह से इस वक्त वो कुछ कमजोर महसूस कर रहा था, इसलिए जब वो अपनी जगह से उठने की कोशिश करता है तो उसे थोड़ी सी दिक्कत होती है। लेकिन तभी अनिका उसके सीने पर हाथ रखते हुए उसे सख्त निर्देश देती है, खबरदार, जो उठने की कोशिश भी की, चुपचाप सीधे लेटे रहो। इस वक्त अनिका के अंदर का डॉक्टर रोहित के सामने खड़ा था। रोहित अनिका को सुरक्षित अपनी आंखों के सामने देखकर हल्की सी मुस्कान के साथ चुपचाप वापस लेट जाता है। अब तक सुबह हो चुकी थी। ये करीब सुबह 10 बजे का समय था जब रोहित को होश आता है। इस वक्त तक रोहित का अपने कमरे से बाहर न आना एक असामान्य घटना थी, क्योंकि वो अपने सभी कार्यों को लेकर बेहद नियमित था। किसी भी सामान्य स्थिति में अब तक वो एक्सरसाइज करने के बाद फ्रेश होकर अपना ब्रेकफास्ट करके अपने ऑफिस के कामों में लग चुका होता था। लेकिन इस वक्त इन सभी बातों से ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि बजाय इसके कि रोहित अनिका से ये पूछता कि वो यहाँ तक कैसे पहुंचा, वो अनिका से कहता है, हम ये घाव घरवालों से कैसे छुपाएंगे, और जब माँ पूछेंगी तो मैं क्या जवाब दूंगा। रोहित का सवाल सुनकर अनिका बड़ी बड़ी आंखों से रोहित को घूरती है, जिसका मतलब था कि अभी भी खुद की चिंता नहीं है, सभी के सवालों की चिंता है। अनिका को रोहित पर पहले ही बहुत गुस्सा आया हुआ था, अब रोहित का ये सवाल उसके गुस्से को चरम की ओर ले जाता है। अनिका और रोहित का बेडरूम मारवा हाउस। अनिका अपने गुस्से पर नियंत्रण करते हुए अपने दोनों हाथों को मोड़कर विवेकानंद पोज बनाते हुए बड़े ही आराम से धीमी आवाज में व्यंग्य करते हुए कहती है, यदि माँ पूछेंगी तो कह देना कि मैं हूँ किंग और किंग को कुछ नहीं हो सकता। फिर उसकी चोट की तरफ इशारा करते हुए उसके चेहरे के करीब आती है और आगे कहती है, ये कोई चोट नहीं, सिर्फ मॉस्किटो बाइट है। इतना कहने के बाद वो वापस पीछे हो जाती है। अनिका की ऐसी बातें सुनकर रोहित तुरंत समझ जाता है कि वो इस वक्त बेहद नाराज है। अब वो अपनी सफाई में कुछ नहीं कहता और हल्के से गर्दन झुकाकर किसी छोटे बच्चे की तरह अपनी पलकें उठाकर उसकी तरफ देखता है। अब अनिका गुस्से में अपने घुटनों के बल बिस्तर पर बैठते हुए रोहित की तरफ आगे खिसकती है और फिर उसकी तरफ अपनी उंगली करती है। रोहित समझ चुका था कि अब उसकी खैर नहीं। अच्छी बात ये थी कि रोहित को घाव लगे होने की वजह से उसे अनिका के मार्शल आर्ट के दावों को नहीं झेलना था, लेकिन अनिका की जो बातें उसे झेलनी थी शायद वो उन वारों से ज्यादा तेज असर करने वाली थी। रोहित ये कल्पना करके अपनी जगह पर बैठे हुए ही अपने शरीर को थोड़ा सा पीछे की तरफ करता है। इससे पहले कि अनिका एक शब्द भी बोल पाती, उनके कमरे के दरवाजे पर खटखटाने की आवाज होती है। ये आवाज सुनते ही रोहित और अनिका दोनों दरवाजे की तरफ देखते हैं। तभी दरवाजा खुलता है तो सामने आयशा मारवा दिखाई देती हैं। आयशा को अपनी आंखों के सामने देखकर जहां रोहित को अपना डर सच होता हुआ दिखाई देता है, वहीं अनिका पीछे की तरफ हटते हुए वापस बेड से उतरकर नीचे खड़ी हो जाती है। आयशा अंदर आती है और पहले अनिका को गले लगाती है और कहती है, तुम दोनों का पता ही नहीं चलता, घर में होकर भी ऐसा लगता है कि दोनों घर से बाहर हो। फिर रोहित की तरफ देखते हुए कहती है, मुझे पता चला कि आज तुम सुबह से ही दिखाई नहीं दिए, तो तुम्हारे हालचाल लेने चली आई और देखो तुम यहाँ बिस्तर पर पड़े हो। फिर रोहित के पास बैठते हुए उसकी गर्दन की चोट से कुछ दूरी रखते हुए कंधे पर हाथ रखकर कहती है, ये तुम्हारी गर्दन पर क्या हुआ है? अभी 2 दिन पहले तो ये बिल्कुल ठीक थी। आयशा की आवाज में चिंता साफ सुनाई दे रही थी। रोहित जैसे बड़े बिजनेसमैन के लिए ऐसी छोटी मोटी स्थिति को संभालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन माँ का जिक्र आते ही उसके दिमाग ने कुछ पलों के लिए संन्यास ले लिया था। इससे पहले कि रोहित इस बारे में कुछ सोच पाता, आयशा कमरे में आ चुकी थी। अब अनिका समझ जाती है कि ये स्थिति उसे ही संभालनी होगी, इसलिए इससे पहले कि रोहित कुछ उल्टा सीधा जवाब दे बैठता, अनिका कहती है, चिंता वाली कोई बात नहीं है माँ, बस छोटी सी फुंसी हो गई थी, डॉक्टर ने उसे ही साफ करके उस पर पट्टी कर दी है। आप तो जानती ही है मिस्टर मारवा को ये खुद आराम नहीं करने वाले, इसलिए मैंने ही डॉक्टर से कहा था कि इन्हें देर तक सोने वाली दवाई दें ताकि ये आराम कर सके। अनिका की बात सुनकर आयशा अनिका की तरफ देखने लगती है। अब अनिका आयशा के पीछे आकर बैठ जाती है और उसके कंधे पर अपने दोनों हाथ रखकर अपना सिर उसके कंधे पर रख लेती है। फिर आगे कहती है, क्या मैंने कुछ गलत किया? आयशा अनिका के गाल पर हाथ रखती है और कहती है, बिल्कुल ठीक किया तुमने, ये ऐसा ही है। इसके बाद वो रोहित के सिर पर हाथ रखकर गाल तक ले आती है और अपनी जगह से खड़े होकर अनिका के गाल पर हाथ रखती है। उसके बाद दोनों की तरफ देखते हुए कहती है, मुझे अभी बहुत काम है, तुम दोनों अपना ख्याल रखो। इतना कहने के बाद आयशा वहां से चली जाती है। आयशा के जाते ही रोहित लंबी गहरी सांस लेता है, लेकिन जैसे ही उसकी निगाह अनिका पर जाती है, एक बार फिर से अनिका की आंखों में वही गुस्सा दिखाई देने लगता है। रोहित आयशा से तो बच गया था, लेकिन अनिका से कैसे बचता? अब अनिका एक बार फिर से रोहित के पास आती है और कहती है, तो मिस्टर मारवा हम कहाँ थे? रोहित कुछ नहीं कहता,
बस छोटे बच्चे की तरह खुद को डांट खाने के लिए मन ही मन तैयार करता है। अनिका कहती है, क्या तुम आयरन मैन हो जो गोली तुम्हारे अंदर से पार नहीं हो सकती? अगर वो गोली 2 इंच इधर से उधर हो जाती तो तुमने सोचा है कि क्या हो सकता था? रोहित धीमी आवाज में झिझकते हुए कहता है, लेकिन कुछ हुआ तो नहीं ना? वैसे भी तुम्हारे रहते मुझे क्या हो सकता है? रोहित की बात सुनकर अनिका का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो अपने हाथ से मुक्का बनाते हुए रोहित के चेहरे के सामने लाकर कहती है, दिल तो चाहता है कि। अनिका आगे कुछ भी कहती उससे पहले प्रीति दरवाजा खोलकर सामने ही खड़ी हो जाती है। अब जैसे ही अनिका और रोहित उसे देखते हैं तो सामान्य हो जाते हैं। अनिका अपना हाथ नीचे कर लेती है। प्रीति समझ जाती है कि यहाँ क्या चल रहा था। अब उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो अंदर से खीखी करके हंसना चाहती थी, लेकिन फिर मन ही मन खुद को समझाती है, एकदम शांत रहो प्रीति, नहीं तो अनिका दी के गुस्से का शिकार तुम्हें बनना पड़ेगा। फिर अपने चेहरे को सामान्य करते हुए प्रीति अंदर आ जाती है। दमयंती देवी, काकिला, रुद्रमा देवी दमयंती देवी से कहती है, तुम्हारा संदेशवाहक तुम्हारा संदेश अनिका तक पहुंचाने के लिए तैयार हो गया है। अब बस वो तुम्हारे अगले इशारे का इंतजार कर रहा है। तुम जैसे ही कहोगी वो अपने काम पर लग जाएगा। यह सुनकर दमयंती देवी हल्के से मुस्कुराती है। अब दमयंती देवी कहती है, उसके पास इनकार करने का विकल्प ही नहीं है। अगर वो अपनी जिंदगी बचाना चाहता है तो उसे हमारे लिए काम करना ही होगा। सिर्फ पावर ड्रग ही उसे जिंदा रख सकता है, वो सिर्फ हम दिला सकते हैं। इसके अलावा उसके पास अपनी जिंदगी को बचाने के लिए अन्य कोई हल नहीं। फिर कुछ सोचते हुए दमयंती देवी दोबारा कहती है, हो न हो अनिका के पास ऐसा कुछ तो है जिससे वो उस वकील की जान बचा सकती है, लेकिन वकील इसके लिए खुद अनिका को मजबूर नहीं कर सकता। अनिका को मजबूर करने के लिए उसे हमारी गुटबंदी में शामिल होना ही होगा और उसके बदले में हम जो कहेंगे वो भी उसे करना ही होगा। रुद्रमा देवी कहती है, इस काम के लिए तुमने वकील को ही क्यों चुना? संदेश पहुंचाने के लिए किसी भी माध्यम का इस्तेमाल किया जा सकता था। इस तरह हमारा और एक मोहरा अनिका के सामने आ जाएगा। दमयंती देवी जवाब देती है, आप जानती ही है वो सिर्फ पेशे से वकील नहीं है, बल्कि वकालत उसकी रग रग में घुली हुई है। उसकी बातों के जाल से बाहर निकलना आसान नहीं है। हम जो चाहते हैं वो चाहे अनिका के हित का ही क्यों न हो, लेकिन वो हमारी बात मानने के लिए कभी तैयार नहीं होगी। उसे मनाने के लिए हमें वकील जैसे व्यक्ति की सख्त जरूरत है। अनिका और रोहित का बेडरूम मारवा हाउस। जब प्रीति अपनी जगह पर रुकी रहती है तो अनिका कहती है, अंदर आ जाओ। अंदर आने के बाद प्रीति कहती है, आप दोनों कैसे हो? कल रात हम सभी बहुत डर गए थे। अनिका जवाब देती है, सब ठीक है, चिंता वाली कोई बात नहीं। अब अनिका अपनी जगह से खड़ी होती है और उसके बाद रोहित से हटकर कुछ दूर बैठते हुए प्रीति को भी पास बैठने का इशारा कर देती है। प्रीति कहती है, नहीं अनिका दी, मैं यहीं ठीक हूँ। दरअसल जब से हमें आप लोगों की चोट के बारे में पता चला तब से हम आप दोनों के वापस लौटने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन आप लोग रात को देर से आए थे, इसलिए अभी तक हम सभी आपके उठने का इंतजार कर रहे थे। आपसे मिले बिना रहा नहीं गया, इसलिए मैं यहाँ चली आई। फिर एक पल का गैप लेकर दोबारा बोलना शुरू करती है, दरअसल भूमि दी और कौटिल्य भैया भी आपसे मिलना चाहते हैं। अनिका जवाब देती है, मैंने कहा ना, घबराने की कोई बात नहीं है, सब ठीक है। भूमि और कौटिल्य से कह देना कि अभी उनका सीक्रेट अंडरग्राउंड से बाहर निकलना ठीक नहीं होगा। अब प्रीति सकुचाते हुए कहती है, भूमि दी ने कहा है कि मैं आपसे कहूँ कि आप दोनों वीडियो कॉल पर एक बार उनसे बात कर लीजिए, वो आप दोनों को देख लेंगी तो उन्हें सब्र आ जाएगा। अब अनिका प्रीति से कहती है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि वो अपने भाई की खैर खबर के लिए परेशान हो रही होगी। इससे पहले कि अनिका आगे कुछ कहती रोहित कहता है, भूमि और कौटिल्य से कहो कि मैं थोड़ी ही देर में वहीं आकर उनसे मिलूंगा। रोहित की बात सुनते ही अनिका हैरानी से उसकी तरफ देखती है और प्रीति उतनी ही हैरानी से अनिका की तरफ देखती है। क्योंकि दोनों ही डॉक्टर थीं, इसलिए रोहित की हालत को समझ सकती थीं। वैसे तो सिर्फ रोहित की गर्दन पर बैंडेज दिखाई दे रही थी ताकि देखने वाले को किसी तरह का शक ना हो, लेकिन वास्तव में रोहित को आराम की जरूरत थी। इस तरह की तकलीफ से गुजरने के बाद पूरा शरीर कमजोर महसूस करता है। अनिका को पूरा विश्वास था कि कम से कम 2 से 3 दिन रोहित के लिए चलना फिरना या खड़ा होना मुश्किल होगा। रोहित के शरीर से कितना खून बह चुका था ये खुद रोहित भी नहीं जानता था, ये हकीकत सिर्फ अनिका जानती थी। अब अनिका रोहित की तरफ देखती है और कहती है, तो तुम्हें लगता है कि तुम अपने पैरों पर खड़े होकर पूरे मारवा हाउस में घूम सकते हो? अनिका की बात सुनकर रोहित अपने पैरों पर पड़ी हुई चादर को एक तरफ करते हुए बिस्तर से नीचे खड़ा हो जाता है। रोहित की इस हरकत को देखकर अनिका दंग रह जाती है। वो झट से खड़ी होती है और रोहित के करीब पहुंच जाती है। उसे डर था कि कहीं रोहित को अचानक से खड़े होने की वजह से चक्कर जैसा महसूस ना हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अब रोहित कहता है, देखो आई एम एब्सोल्युटली फाइन। अब अनिका के चेहरे के हाव भाव बदलने लग जाते हैं। प्रीति समझ जाती है कि अब उसका यहाँ रुकना ठीक नहीं है, इसलिए वो नीचे चेहरा कर लेती है और कहती है, अनिका दी आपका जो भी डिसीजन हो
उसी के अकॉर्डिंग हमें मैसेज कॉल कर दीजिएगा। ये कहकर वो उल्टे पांव लौट जाती है। प्रीति के बाहर जाते ही अनिका रोहित का हाथ पकड़ती है और उसकी नब्ज से उसकी स्थिति का पता लगाने की कोशिश करती है। अब अवसर का लाभ उठाते हुए रोहित अपना हाथ अनिका की गर्दन में डालकर उसे अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है, बताओ कहाँ तकलीफ है? मैंने कहा ना कि मैं एकदम ठीक हूँ। रोहित ने जिस तरह से अनिका को अपनी तरफ खींचा था, अनिका के दोनों हाथ रोहित के सीने पर आ जाते हैं। अनिका पहले ही रोहित को इस स्थिति में देखकर बहुत परेशान थी, लेकिन अब उसका गुस्सा रोहित के करीब जाते ही बर्फ की तरह पिघल जाता है। वो अपने दोनों हाथ रोहित के पीछे की तरफ ले जाते हुए उसे कसकर हग कर लेती है और अपना सिर रोहित के सीने पर रखकर खड़ी हो जाती है। फिर धीरे से अपनी आंखें बंद कर लेती है। रोहित मुस्कुराता है और अनिका के सिर के ऊपर की तरफ अपनी गर्दन को और ऊंचा करते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। अनिका को तुरंत याद आता है कि उसकी माँ ने कहा था, क्या तुमने ये जानने की कोशिश नहीं की क्यों रोहित की बॉडी बाकी लोगों से जल्दी रिकवर कर लेती है? ये याद आते ही वो अपनी आंखें खोल लेती है। वो समझ जाती है कि रोहित की बॉडी ने इतना गहरा घाव होने के बाद भी जल्दी रिकवरी कर ली है। इसके अलावा स्वाति ने रोहित को ड्रिप में ऐसी दवाइयां दी थीं जिससे कि वो किसी भी तरह की कमजोरी महसूस ना करे और जल्द से जल्द ठीक हो सके। उन दवाइयों को अनिका ने पहले कभी नहीं देखा था, यानी कि वो मार्केट में अवेलेबल नहीं थी। वो खुद स्वाति की अपनी खोजें थी। सीक्रेट अंडरग्राउंड मारवा हाउस। कुछ देर बाद जब रोहित और अनिका सीक्रेट अंडरग्राउंड में पहुंचते हैं तो भूमि बेचैन होकर इधर से उधर टहलती हुई दिखाई देती है। वहीं पर कौटिल्य एक ओर खड़ा चुपचाप भूमि को देख रहा था। वहीं प्रीति सोफे पर बैठी हुई थी और उन दोनों को देख रही थी। जैसे ही भूमि एक ओर से दूसरी ओर जाती है और फिर दूसरी ओर से मुड़कर पहली तरफ आने लगती है तो उसे अनिका और रोहित एक साथ अंदर आते हुए दिखाई देते हैं। उन दोनों को देखते ही भूमि के परेशान चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। भूमि का मुस्कुराता चेहरा देखकर कौटिल्य और प्रीति भी उसी ओर देखने लगते हैं। जैसे ही रोहित और अनिका उसके करीब आते हैं, वो झट से रोहित का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि तुम दोनों को इस वक्त अपनी आंखों के सामने देखकर मुझे कैसा लग रहा है। ये कहने के बाद वह रोहित का चेहरा अपने हाथ से थोड़ा सा घुमाते हुए उसके घाव को देखने लगती है। रोहित कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देता और अपनी गर्दन को दूसरी तरफ करके चुपचाप खड़ा रहता है। ऊपर से देखकर इस बात का अनुमान कोई नहीं लगा सकता था कि बीती रात उस गर्दन पर क्या बीती है। अब भूमि अनिका को गले लगा लेती है और कहती है, ये अपने आप में कितनी बड़ी तसल्ली है कि मेरी भाभी एक डॉक्टर है। इस तरह की सभी बातें कर लेने के बाद वो सभी सोफों पे बैठ जाते हैं। उसके बाद अनिका प्रीति से कहती है, तुम हॉस्पिटल गई थी कुछ खास प्रकार की जांचों के लिए, क्या तुम्हारा काम पूरा हो गया है? यह सुनते ही प्रीति सहम जाती है और सिर्फ हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। इसके तुरंत बाद प्रीति भूमि की तरफ देखने लगती है। अनिका से झूठ बोलना प्रीति के वंश की बात नहीं थी, लेकिन बिना भूमि की इजाजत के इस बात पर मुंह खोलना भी प्रीति के लिए ठीक नहीं था, क्योंकि ये काम उसने भूमि के कहने पर किया था और साथ ही उसे अनिका से इस बात को छुपाकर रखने की हिदायत भी दी गई थी। इस बात को छुपाने का भूमि का कोई खास उद्देश्य नहीं था। वो सिर्फ अनिका को किसी भी तकलीफ में नहीं देखना चाहती थी। अब परिस्थिति को संभालते हुए भूमि कहती है, मुझे शक था कि दमयंती देवी ने अपने आप को बचाने के लिए बाकी की औरतों की तरह इन्हें भी अपनी इच्छा से सुलाने का कोई न कोई बंदोबस्त जरूर किया होगा। मेरे कहने का मतलब है कि मैं जानना चाहती थी कि कहीं उनके ब्लड में ऐसा कुछ न हो जो बेवक्त ही उनकी जान ले ले। ये सुनकर अनिका पूछती है, फिर क्या कुछ मिला? अब प्रीति जवाब देती है, नहीं अनिका दी, उनके ब्लड में ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ सामान्य है। अब अनिका प्रीति से कहती है, ये जानने के लिए तुम्हें हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं थी। ये रिसर्च तुम यहीं पर रहकर अपनी इसी लैब में कर सकती थी। अगर कोई इक्विपमेंट खराब हो गया है तो कह देती या नया ऑर्डर कर लेती। ऐसी जरूरतें तुम्हें पड़ती ही रहेंगी। इस तरह किस किस काम के लिए हॉस्पिटल जाओगी? ये सुनकर अब प्रीति से कोई नया जवाब नहीं बनता। तब भूमि कहती है, मैंने ही कहा था कि ये हॉस्पिटल चली जाए और वहां पर किसी भरोसेमंद असिस्टेंट या डॉक्टर के साथ मिलकर इसे जल्द से जल्द पूरा करे। यहाँ इसकी हेल्प कौन करता? अब प्रीति भूमि की बात पर सहमति देते हुए एक बार फिर से अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। अनिका भूमि की तरफ देखती है और कहती है, अभी तक मेरे लिए ये सब एकदम सामान्य बात थी, लेकिन तुम्हारी बातों से साफ पता चल रहा है कि तुम दोनों मिलकर कुछ और पता लगाने की कोशिश कर रही हो। साफ साफ कहो कि बात क्या है? फिर हल्की नाराजगी दिखाते हुए भूमि अनिका से कहती है, इतना तेज होना भी जरूरी नहीं होता। पहले तुम ये बताओ कि तुम्हें हर बात पता कैसे चल जाती है? इस पर अनिका कोई जवाब नहीं देती और सिर्फ प्रीति और भूमि की तरफ देखती रहती है। अनिका की नजरों से बचने के लिए प्रीति अपनी गर्दन नीचे कर लेती है, जैसे उसे अनिका दिखाई नहीं दे रही हो, तो मानो वो भी अनिका के सामने से गायब हो गई हो। अब भूमि जवाब देती है, दरअसल मेरे कहने पर प्रीति ने उन दोनों का डीएनए टेस्ट किया है, जिससे ये पता चलता है कि वो दोनों बहनें नहीं हैं। फिर 2 सेकंड रुककर कुछ सोचते हुए आगे कहती है,
यह एकदम स्पष्ट है कि इन दोनों में से दमयंती देवी के लिए लच्छो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसकी कैपेबिलिटी निपुण मीना से कहीं ज़्यादा है। लच्छो को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने निपुण मीना को मोहरा बनाया है। यूं ही किसी के लिए कोई अपनी जान देने के लिए भला क्यों तैयार रहेगा। शायद इसलिए निपुण मीना के दिमाग में ये बात डाल दी गई है कि वो और लच्छो सगी बहनें हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि लच्छो को इससे संबंधित किसी भी उलझन में नहीं रखा गया है। पर क्यों? अब प्रीति कहती है, भूमिदी ये भी तो हो सकता है कि निपुण मीना ये बात न जानती हो, लेकिन लच्छो ये बात जानती हो कि निपुण मीना उसकी बहन नहीं है, लेकिन उसे अपनी सगी बहन समझती है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो निपुण मीना का अपने तरीके से इस्तेमाल कर सके। यहाँ पर इमोशनल फूल निपुण मीना का बनाया गया है, लच्छो का नहीं। अब अनिका अपना हाथ सोफे की ब्रेक रेस्ट की तरफ ले जाती और फिर हल्के से मुस्कुराकर कहती है, होने को तो ये भी हो सकता है कि लच्छो ही निपुण मीना हो और निपुण मीना लच्छो हो। ये सुनकर कौटिल्य और भूमि एक दूसरे की तरफ देखने लगे।